नमस्कार और स्वागत है। आज 11 नवंबर 2025 मंगलवार और हम लेकर आए हैं आज के कुछ ज़रूरी स्रोतों से अहम जानकारी। हमारा इरादा है आपको खबरों की गहरी समझ देना बिना किसी शोर या पक्षपात के। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक पुराने और गंभीर मामले से, निठारी हत्याकांड। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है इसमें। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य आरोपी है सुरेंद्र कोहली, उसे उस आखिरी मामले में भी बरी कर दिया है। इसमें उसे पहले उम्र कैद हुई थी निचली अदालत से, और ये भी ध्यान रखना होगा कि कोहली को पहले ही इसी कांड से जुड़े 12 और मामलों में बरी किया जा चुका है। अच्छा, तो बरी होने का आधार क्या बताया कोर्ट ने? क्योंकि मामला तो बहुत ही जघन्य माना गया था। हाँ, बेहद जघन्य। और कोर्ट ने ये माना भी है, कहा है कि हत्याएं बहुत भयावह थीं, परिवारों का दुख भी अथाह है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोर्ट का ये भी कहना है कि जो सजा होती है, खासकर मौत की सजा या उम्र कैद, वो सिर्फ शक अटकलों के आधार पर नहीं दे सकते। सबूत चाहिए, ठोस विश्वसनीय सबूत, और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन होना वो सबसे जरूरी है। इन मामलों में कोर्ट को लगा कि जांच में काफी खामियां थीं, सबूत भरोसे लायक नहीं थे, तो उसी आधार पर ये बरी करने का फैसला हुआ। न्याय प्रक्रिया को सबसे ऊपर रखा गया है। ये वाकई न्याय प्रक्रिया की जो बारीकियां हैं उनको दिखाता है। अच्छा, अब जरा पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ देखें तो वहां से दो गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। एक तो इस्लामाबाद से। जी हाँ। इस्लामाबाद में एक जिला अदालत के ठीक बाहर एक आत्मघाती हमला हुआ है। राजधानी के लिहाज से ये काफी चिंताजनक बात है। हमलावर ने पुलिस की एक गाड़ी के पास खुद को उड़ा लिया। इसमें कम से कम 12 लोगों की जान गई है और करीब 27 लोग घायल भी हुए हैं। किसी ने जिम्मेदारी ली है इसकी? हाँ, एक समूह है जमातुल अहरार। ये पाकिस्तानी तालिबान से अलग हुआ एक गुट बताया जाता है। उसने कहा है कि ये हमला उसने किया है। अधिकारियों को मौके से हमलावर का सिर मिला है और सीसीटीवी फुटेज में भी वो दिखा है, तो जांच चल रही है। और दूसरी घटना भी पाकिस्तान से ही है, खैबर पख्तूनख्वा से। वो भी सुरक्षा से ही जुड़ी है। जी, वहाँ वाना में एक आर्मी कॉलेज है, वहां पर हमले की कोशिश हुई। कुछ आतंकी कॉलेज में घुसकर कैडेट्स को बंधक बनाना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने वक्त पर कार्रवाई की और ये कोशिश नाकाम कर दी। अच्छा, तो इसमें कोई हताहत, आतंकी या सुरक्षा बल और कैडेट्स ठीक है? हाँ, बताया जा रहा है कि कुल 6 आतंकी थे। उसमें एक आत्मघाती हमलावर भी था, 2 आतंकी तो मारे गए हैं और 3 को घेर लिया गया था। और सबसे अहम बात यह है कि सारे कैडेट्स और कॉलेज का स्टाफ वो सब सुरक्षित हैं। चलिए, ये राहत की बात है। जी। पाकिस्तानी सेना का मानना है कि इसके पीछे तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी उसका हाथ है। तो ये दोनों घटनाएं पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती हैं। बिल्कुल। अब लौटते हैं भारत। राजधानी दिल्ली की बात करें। सोमवार को लाल किले के पास जो कार धमाका हुआ था, उसमें मरने वालों की संख्या वो बढ़ गई है। हाँ, दुखद खबर है। ये आंकड़ा अब 13 हो गया है। मामला बहुत गंभीर है और इसीलिए अब इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को। शुरुआती जांच में ये लग रहा है कि कार में शायद एक ही व्यक्ति था, डॉक्टर उमर नबी, पुलवामा का रहने वाला था, और धमाके में उसकी मौत हो गई। अच्छा, क्या इस धमाके का किसी बड़ी साजिश से कोई कनेक्शन वगैरह सामने आ रहा है? लग तो रहा है ये घटना सीधे सीधे जम्मू कश्मीर पुलिस की एक जांच से जुड़ रही है, जो पिछले करीब 20 दिन से चल रही थी। पुलिस वहां जैश-ए-मोहम्मद (जेएम) और अंसार ग़ज़वतुल हिंद (AGUH), ये दोनों आतंकी संगठन हैं, इनसे जुड़े एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करने में लगी थी। और उसी जांच के सिलसिले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें 3 डॉक्टर भी हैं। एक महिला डॉक्टर शाहीन सईद, वो भी गिरफ्तार हुई हैं। और चिंता की बात यह है कि इस मॉड्यूल से करीब 2900 किलो विस्फोटक मिला है। 2900 किलो? ये तो बहुत ही ज्यादा है। इस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आई है? हाँ, कई देशों ने निंदा की है। इजराइल, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, रूस, जापान, अफगानिस्तान, सब ने इसकी निंदा की है। सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है और एहतियात के तौर पर देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और एक खबर ये भी थी कि कश्मीर में डॉक्टरों के लॉकर्स का ऑडिट हो रहा है। क्या इसका इस धमाके से कोई सीधा लिंक है? देखिए, सीधा लिंक तो अभी साफ नहीं है, लेकिन ये उस चिंता को दिखाता है जो शायद स्वास्थ्य व्यवस्था में सुरक्षा को लेकर है। क्योंकि हाल ही में अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक पूर्व डॉक्टर के लॉकर से एक AK-47 राइफल मिली थी। अच्छा। हाँ,
तो शायद उसी के बाद एहतियात के तौर पर ये ऑडिट हो रहा हो ताकि ऐसी चीजें दोबारा न हो। मतलब सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से देख रही हैं। ये वाकई चिंताजनक है कि डॉक्टर जैसे पेशे के लोग। खैर, आगे बढ़ते हैं, कुछ और मामलों पर नजर डालते हैं। केरल के सबरीमल्ला मंदिर से जुड़ी एक खबर है। जी, त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ADB जो मंदिर का मैनेजमेंट देखता है, उसके एक पूर्व कमिश्नर है N वासु। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोप यह है कि मंदिर के गर्भगृह पर जो सोने की परत चढ़ी तांबे की प्लेट्स हैं, उनके मैनेजमेंट में कुछ हेराफेरी हुई है। अच्छा, किस तरह की हेराफेरी? कहा जा रहा है कि उन्होंने इन प्लेट्स को गलत तरीके से क्लासिफाई किया और जो निगरानी होनी चाहिए थी उसमें भी ढिलाई बरती। तो ये मामला है। यानी आस्था के केंद्र में भ्रष्टाचार का मामला। एक और दुखद खबर तमिलनाडु से है। वहां एक मंदिर में हत्या हुई है। हाँ, राजापालायम के पास देवदानम में एक काफी पुराना मंदिर है, नचादाइत विर्थरुलिया स्वामी मंदिर। वहां के 2 चौकीदारों की हत्या कर दी गई है। शक है कि लूटपाट के इरादे से ये किया गया, क्योंकि मंदिर परिसर में जो CCTV कैमरे लगे थे, उनका DVR मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर वो भी गायब है। ओह, यानी सबूत मिटाने की कोशिश। जी, ऐसा ही लग रहा है। पुलिस जांच कर रही है। सुरक्षा और अपराध की इन खबरों के बीच दिल्ली से एक और चिंता की बात सामने आई। केरल के कुछ छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार हुआ। हाँ, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सख्त नाराजगी जताई है। आरोप यह है कि दिल्ली में केरल के 2 छात्रों को सिर्फ इसलिए ताना मारा गया क्योंकि उन्होंने लुंगी पहनी थी और उन्हें हिंदी बोलने के लिए मजबूर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का नस्लीय या क्षेत्रीय भेदभाव ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, खासकर भारत जैसे विविधता वाले देश में। सही बात है, ये चीजें समाज पर गलत असर डालती हैं। एक और घटना जेल के अंदर से है, बैंगलोर सेंट्रल जेल। जी, वहां 4 कैदी पकड़े गए, कथित तौर पर जेल के अंदर ही नशीले पदार्थों के नशे में पार्टी कर रहे थे। जेल प्रशासन ने FIR दर्ज करवा दी है। ये जेलों के अंदर की सुरक्षा और अनुशासन पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। अपराध और सुरक्षा की इन खबरों के बाद अब थोड़ा रुख बदलते हैं, विज्ञान और तकनीक की दुनिया की तरफ। इसरो से एक अच्छी खबर है। हाँ जी, बड़ी कामयाबी है इसरो के लिए। उन्होंने अपना जो महत्वाकांक्षी मिशन है गगनयान, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये टेस्ट क्रू मॉड्यूल के मेन पैराशूट से जुड़ा था। क्रू मॉड्यूल वही कैप्सूल है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। अच्छा, ये टेस्ट कहाँ हुआ और इसमें खास क्या था? ये उत्तर प्रदेश में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है, BFFR, वहाँ किया गया। इसमें पैराशूट के खुलने की एक खास और काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया होती है, डिलेड डिसरीफिंग कहते हैं उसे। उसका सफल प्रदर्शन किया। आसान भाषा में कहें तो पैराशूट को पूरी तरह खुलने में जानबूझकर थोड़ी देरी की जाती है। ये कुछ खास हालात में सेफ लैंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। गगनयान को जो पूरा पैराशूट सिस्टम है, उसमें कुल 10 पैराशूट हैं। वो अलग अलग स्टेज पर खुलकर मॉड्यूल की स्पीड कम करेंगे और उसकी सुरक्षित वापसी पक्की करेंगे। तो ये मिशन की सेफ्टी के लिहाज से बहुत अहम कदम है। वाकई ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए बड़ी बात है। अच्छा, अब जरा ग्लोबल स्टेज पर चलें। ब्राजील के बेलम में COP30 जलवायु सम्मेलन चल रहा है। भारत का क्या स्टैंड रहा हुआ? भारत ने वहां मुख्य रूप से अनुकूलन पर जोर दिया है, मतलब अडैप्टेशन, यानी जलवायु परिवर्तन के जो असर हो रहे हैं उनसे निपटने की तैयारी करना। साथ ही भारत ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, अगले साल पेरिस समझौते को 10 साल हो जाएंगे। तो भारत का कहना है कि इस मौके का इस्तेमाल समझौते के जो मूल सिद्धांत हैं उनको बदलने के लिए नहीं होना चाहिए। कौन से मूल सिद्धांत? खास तौर पर साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां, मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CBDR। इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने की जिम्मेदारी तो सबकी है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें और क्षमता के हिसाब से देखें तो विकसित देशों की जिम्मेदारी ज्यादा है। अच्छा, तो उन्हें ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, खासकर पैसों की मदद और टेक्नोलॉजी देने में। विकासशील देश लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें विकसित देशों से उतनी मदद नहीं मिल रही, मतलब क्लाइमेट फाइनेंस नहीं मिल रहा, जिससे उनके लिए फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करना मुश्किल हो रहा है। भारत ने बेसिक देशों ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन और LMDC लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज ग्रुप के साथ मिलकर विकसित देशों की इन्हीं जिम्मेदारियों पर जोर दिया है। यानी ये विकसित और विकासशील देशों के बीच जिम्मेदारियों को लेकर बहस ये अभी जारी है। बिल्कुल। अच्छा, भारत में लौटें तो दिल्ली NCR में हवा की क्वालिटी
ये फिर से एक बड़ी चिंता बन गई है। जी हाँ, और स्थिति इस बार गंभीर हो गई है। इस सर्दी में पहली बार दिल्ली एनसीआर की हवा गंभीर यानी सीवियर कैटेगरी में पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 428 दर्ज किया गया। ये सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक लेवल है। ओह, तो इसके जवाब में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? GRAP लागू हुआ है? हाँ, फौरन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GARP का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर इन सब जगहों पर हर तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के काम पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ ज़रूरी प्रोजेक्ट्स को छूट है। साथ ही BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाली गाड़ियों के चलने पर भी पाबंदी है। और स्कूलों का क्या? 5वीं क्लास तक के स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन रहेंगे, ताकि बच्चों को कम से कम बाहर निकलना पड़े। पर्यावरण से ही जुड़ी एक और अहम बात सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तरफ से आई है, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को लेकर। हाँ, ये काफी दिलचस्प टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस PS नरसिम्हा। उन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन, जो बहुत ही गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी हैं, उनके संरक्षण के संदर्भ में बात की। उन्होंने पश्चिमी देशों से आए कुछ कानूनी सिद्धांतों पर सवाल उठाया, जैसे अंतरपीढ़ीगत समानता यानी इंटरजेनरेशनल इक्विटी। अच्छा, उनका तर्क क्या है? ये सिद्धांत तो काफी इस्तेमाल होते हैं पर्यावरण बचाने में। उनका कहना है कि ये सिद्धांत जो है वो मूल रूप से मानव केंद्रित है, मतलब एंथ्रोपोसेंट्रिक। ये भविष्य की इंसानी पीढ़ियों के अधिकारों पर ज्यादा जोर देते हैं। जस्टिस नरसिम्हा का मानना है कि ये नजरिया शायद उन प्रजातियों को बचाने में उतना कारगर न हो जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हैं। तो फिर क्या तरीका हो? उन्होंने एक इकोसेंट्रिक यानी पारिस्थितिकी केंद्रित नजरिए की बात की, जो प्रजातियों के अपने आंतरिक मूल्य को महत्व दे। मतलब उनका वजूद अपने आप में कीमती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इंसान के किसी काम आते हैं। और ये जानना वाकई दुखद है कि आज जंगल में सिर्फ करीब 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और मुश्किल से 70 लेसर फॉरेकन बचे हैं। सिर्फ इतने? हाँ, तो उनका संरक्षण हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। ये वाकई सोचने वाला नजरिया है। अच्छा, पर्यावरण से ही जुड़ा एक और मसला है प्लास्टिक का। हमारे स्रोत बताते हैं कि सारे प्लास्टिक एक जैसे नहीं होते, खासकर जब रिसाइकलिंग की बात आती है। ये बिल्कुल सही बात है। आमतौर पर हम सारा प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिन में डाल देते हैं, ये सोच करके सब रिसाइकल हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। मोटे तौर पर 2 तरह के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट। इनमें क्या फर्क है रिसाइकलिंग के लिहाज से? थर्मोप्लास्टिक जैसे कि पानी की बोतलें जिससे बनती हैं PET, या दूध के जग HDP, इनको आप गर्म करके पिघला सकते हैं और फिर से कोई नई चीज बना सकते हैं, इसीलिए ये ज्यादा रिसाइकल होते हैं। और थर्मोसेट वाले? तो मतलब हर प्लास्टिक रिसाइकल बिन में डालना काफी नहीं है, ये जानकारी जरूरी है। विज्ञान जगत से एक और दिलचस्प रिसर्च आई है तनाव और डर के कनेक्शन पर। हाँ, ये चूहों पर स्टडी हुई है, लेकिन इसके नतीजे इंसानों के लिए भी अहम हो सकते हैं। रिसर्चर्स ने दिमाग के एक छोटे से हिस्से की पहचान की है, पैरावेंट्रिकुलर थैलेमस या PVT। स्टडी में पता चला कि ये हिस्सा तनाव के कारण जो डर की प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, जिसे स्ट्रेस एनहांस्ड फियर रिस्पॉन्स SEFR कहते हैं, उसमें खास भूमिका निभाता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हो सकता है इलाज वगैरह में? माना जा रहा है कि एक खोज PTSD जैसी जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उनको समझने में और उनके लिए बेहतर इलाज ढूंढने में मददगार हो सकती है। PTSD में अक्सर लोग किसी तनावपूर्ण घटना के बाद बहुत ज़्यादा डर और चिंता महसूस करते हैं। तो अगर PVT का रोल साफ हो जाता है तो शायद इस हिस्से को टारगेट करके नए ट्रीटमेंट खोजे जा सकें। ये तो मेडिकल साइंस के लिए काफी उम्मीद की बात है। अच्छा, अब कुछ और अलग अलग तरह की खबरें देखते हैं। आदिवासी समुदायों को लेकर केंद्रीय मंत्री का एक बयान आया है। जी, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं जोएल ओराम। उन्होंने एक आदिवासी व्यापार सम्मेलन में कहा कि आदिवासी समुदाय सिर्फ सरकारी योजनाओं के लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि वो भारत की प्रगति के चालक हैं। इस सम्मेलन का मकसद भी यही है कि आदिवासी उद्यमियों को बड़े बाजारों और निवेशकों से जोड़ा जाए, ताकि उनकी आर्थिक तरक्की हो और वो देश के विकास में एक्टिव पार्टनर बने। ये सोच में एक अच्छा बदलाव है। हाँ, ये एक जरूरी नजरिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे मध्य प्रदेश से आवारा कुत्तों के हमले की खबर है। हाँ, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक गांव है, वहां एक आवारा कुत्ते ने 12 लोगों को काट लिया। उनमें से 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
ये आवारा जानवरों के मैनेजमेंट और रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम की चुनौती को फिर से सामने लाता है। बिल्कुल। आंध्र प्रदेश से एक थोड़ी अलग सी घटना है। 2 स्कूली छात्राएं अपने हॉस्टल से भाग गई। ये अल्लूरी सीताराम राजू जिले की बात है। 2 आदिवासी लड़कियां थीं, 10 और 11 साल की, अपने रेजिडेंशियल स्कूल से भाग गई थीं। बाद में उन्हें ड्रोन की मदद से पास की एक पहाड़ी पर सुरक्षित ढूंढ लिया गया। उन्होंने बताया कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, इसलिए भाग गईं। अच्छा। ये घटना दूर दराज के इलाकों में बच्चों की पढ़ाई और उनकी जो मानसिक स्थिति है उससे जुड़ी चुनौतियों की तरफ ध्यान खींचती है। अब जरा विदेश चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी अनोखी खोज की खबर है। मधुमक्खी मिली है कोई। हाँ, बड़ी दिलचस्प खोज है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने मधुमक्खी की एक नई प्रजाति खोजी है जिसके सिर पर शैतान जैसे दिखने वाले सींग हैं। सच में? सींग वाली मधुमक्खी? जी हाँ। इसीलिए उसे नाम भी दिया है मेगाकाइल लूसिफर। लूसिफर मतलब शैतान का एक नाम। ये खोज सिर्फ अनोखी ही नहीं है बल्कि ये बायोडायवर्सिटी की अहमियत को भी बताती है, खासकर उन इलाकों में जहां माइनिंग वगैरह होती है। वहां ऐसी कई अनदेखी प्रजातियां हो सकती हैं जिन्हें बचाने की जरूरत है। वाकई अजीब है। अच्छा, एक और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है जो माइग्रेशन यानी प्रवासन से जुड़े मुद्दे पर चिंता जता रही है। ये रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM के एक प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम को ज्यादातर पैसा यूरोपियन यूनियन से मिलता है। इसके तहत हजारों अफ्रीकी प्रवासियों को उनके घर वापस भेजा गया था। वादा ये था कि उन्हें वहां फिर से बसने में मदद मिलेगी। तो क्या हुआ? रिपोर्ट बताती है कि इनमें से बहुत से लोगों को वो मदद मिली ही नहीं जिसका वादा था। वो अपने देशों में लौट तो गए पर अब कर्ज में डूबे हैं और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। तो ये इस तरह के जो सहायता कार्यक्रम होते हैं उनकी इफेक्टिवनेस और उनके डिजाइन पर गंभीर सवाल उठाती है। हाँ, ये मानवीय पहलू तो बहुत गंभीर है। अब कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की खबरें। प्रधानमंत्री मोदी भूटान के दौरे पर हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर भूटान पहुंचे हैं। ये यात्रा खास है क्योंकि वो भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक उनके 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल हो रहे हैं। साथ ही एक ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल भी है। अपनी यात्रा में उन्होंने दिल्ली धमाके की निंदा की जिस पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक उन्होंने भारत के साथ पूरी एकजुटता जताई। इस दौरे में दोनों देशों के जो पारंपरिक रूप से मजबूत रिश्ते हैं, खासकर हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, उस पर भी बात होने की उम्मीद है। ठीक है। एक और अहम अंतर्राष्ट्रीय मुलाकात अमेरिका में हुई है, ट्रंप और सीरिया के नए राष्ट्रपति के बीच। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा उनसे मुलाकात की। मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि इसके दौरान सीरिया औपचारिक तौर पर इस्लामिक स्टेट यानी आइसिस, उसके खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल कोएलिशन में शामिल हो गया है। अच्छा। दोनों नेताओं के बीच सीरिया में भविष्य में निवेश के क्या मौके हो सकते हैं, इस पर भी बात हुई। ये सीरिया में जो हाल में राजनीतिक बदलाव हुए हैं उसके बाद एक बड़ा डिप्लोमैटिक कदम माना जा रहा है। अब वापस भारत की अदालती खबरों पर आते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने राजनीतिक रैलियों को लेकर तमिलनाडु सरकार को कुछ निर्देश लिया है। जी, मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजनीतिक रैलियों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब SOP उसका दूसरा ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 10 दिन का और वक्त दिया है। अब सरकार को 21 नवंबर तक ये जमा करना है। ये निर्देश असल में हाल ही में एक राजनीतिक रैली में भगदड़ मची थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद आया है। कोर्ट चाहता है कि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं ना हो, इसके लिए साफ नियम बने। हाँ, ये सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। कर्नाटक हाई कोर्ट से भी खबर है, जमानत मिली है किसी को। कर्नाटक हाईकोर्ट ने लक्ष्मी पुजार्थी नाम की एक महिला को जमानत दी है। इन्होंने पहले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर सरेंडर किया था। और सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश है अकोला दंगों की जांच से जुड़ा हुआ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक निर्देश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा था कि अकोला दंगों की जांच के लिए एक SIT बनाई जाए जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों का बराबर प्रतिनिधित्व हो। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस निर्देश पर रोक लगा दी है। ठीक है। अब अंत में खेल जगत की कुछ फटाफट खबरें देख लेते हैं। जी। क्रिकेट में IPL की अगली नीलामी दिसंबर के बीच में अबू धाबी में होगी। फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कंफर्म किया है कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। टेनिस में भारत की श्रीवल्ली भामिदीपति काफी उत्साहित है बिली जीन किंग कप प्लेऑफ में घरेलू दर्शकों के सामने खेलने को लेकर। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन
ये दोनों साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुट गए हैं, नेट्स पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। तीरंदाजी में एशियन चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, कई मेडल पक्के कर लिए उन्होंने। और शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को सिल्वर मेडल मिले हैं। ईशा सिंह और सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में सिल्वर जीता है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य जानकारियां। हमने अदालती फैसलों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, वैज्ञानिक प्रगति, पर्यावरण और सुरक्षा, कई पहलुओं को छुआ। बिल्कुल, दिल्ली और इस्लामाबाद की घटनाएं हमें सुरक्षा के बारे में फिर सोचने पर मजबूर करती हैं। तो वहीं इसरो की सफलता और COP30 में भारत का जो स्टैंड है वो भविष्य की दिशा दिखाते हैं। सबरीमला और तमिल मंदिर की घटनाएं स्थानीय स्तर पर चिंताएं बताती हैं। और फिर वो लुप्त प्राय प्रजातियों पर जस्टिस नरसिम्हा की टिप्पणी या प्लास्टिक रिसाइकलिंग की हकीकत, ये सब हमें पर्यावरण को और गहराई से समझने का मौका देती हैं। सरिका, आज की इन सब खबरों को देखें तो एक तरफ गंभीर चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ विज्ञान और सहयोग की नई उम्मीदें भी दिख रही हैं। ये सब हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी जटिल है और कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो हकीकतें लगातार बदल रही हैं, इनका सामना करने के लिए हम, मतलब व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर, कितने तैयार हैं? क्या हम इन चुनौतियों को अवसरों में बदल पाएंगे? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।